तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल से स्टार्ट करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये 6 डिग्री 4 मिनट जो है लगभग ये कन्याकुमारी से नीचे जा रही है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,273 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की आपके पास दृष्टि से हाँ, हाँ जी बोलिए। आपके पहला हो गया ना। हाँ, अब अभी तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो दूसरा ही है ना। अब नया जनसंख्या आएगा तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। हम लोग को वो तो कोई ऑथेंटिक सोर्स यूज करता है ना, इसलिए। हाँ, इसीलिए अभी जनगणना हुआ नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। हम्म और ये विश्व का दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। तो रूस है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत 7वें नंबर पे है। और भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसकी तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इससे क्वेश्चन बनता है भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमाओं की लंबाई से इससे प्राय क्वेश्चन बनता है कि उसको पूछ देता है कि सीमा से कौन कौन से राज्य ये हैं जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लंबा सीमा लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096 किलोमीटर। इसमें कौन कौन आता है तो इसको ना क्रम से याद रखे, या तो पूरब से या तो पश्चिम से, तब याद रहता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है इसमें। तो जैसे पहला हो गया पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा हो गया आपका असम, फिर त्रिपुरा, सॉरी, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो यहाँ क्या कंफ्यूज कर सकता है, एक मणिपुर कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे। तो मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, हाँ ये याद रखना है यहाँ पे। अब चाइना कितना है, 3488 किलोमीटर। तो इसमें भी क्रम से हम याद रखेंगे तो याद रहता है। इसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। पाकिस्तान में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर है। तो फिर या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं। तो यहाँ तो नीचे ऊपर नीचे से ऊपर दिया है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है हरियाणा का, और दूसरा कंफ्यूजन होता है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि ये भी एकदम नियरेस्ट है, लेकिन ये दोनों नहीं है यहाँ पे। नेपाल में कौन कौन आ गया, 1751 किलोमीटर हो गया। यूपी आएगा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, सॉरी यूपी, सबसे पहले उत्तराखंड हो जाएगा, फिर यूपी होगा, फिर बिहार होगा, फिर वेस्ट बंगाल होगा और फिर सिक्किम होगा। तो यहाँ भी उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। 1643 हो गया, तो यहाँ कैसे याद रखेंगे, 1643 में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर। फिर भूटान का हो गया 699 किलोमीटर, जिसमें सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है तो वो है अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर से लगती है, जो पीओके का जो भाग है उससे लगता है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ये तो पृष्ठ कुछ और कुछ कह रहा है। यहाँ एक नोट है जिसमें दिया गया है कि भारत में कुल 17 राज्य जो हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। टोटल 17 राज्य। और भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध कितने देश हैं तो 7 देश हैं। पहला है पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। थाईलैंड इंडोनेशिया तो बहुत दूरस्थ देश हो गए, ये 5 जो हैं ये पूरी तरह सीमा में लगे हुए हैं।
ये जलीय समुद्री सीमा है तो थाईलैंड और इंडोनेशिया भी हो गया। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर राज्य में है, और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक जो है वो गुजरात में, और पूर्वी बिंदु बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कुलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेट्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ये सब सबसे अपना लास्ट बिंदु है अपने अपने स्थान का। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस इतना पूछता तो नहीं है, अभी तक क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं यहाँ पे। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अभी यहाँ पे ही कच्चा टीपू है जिसपे अभी विवाद चल रहा है। श्रीलंका से भारत उसकी मांग वगैरह कर रहा है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और ग्रेट निकोबार पर अभी हम पढ़े, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट इसी पे है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5, ये पूछता है क्वेश्चन कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ बिहार और झारखंड नहीं है। ये बस इतना याद रखना है, तब नहीं तो कंफ्यूजन यहाँ बनता है। कर्क रेखा लगभग भारत के राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं गुजरती है। यहाँ पे ये याद रखना है कि मणिपुर नहीं होगा, और झारखंड भी नहीं होगा, यहाँ बिहार भी नहीं होगा, यहाँ तक कि यूपी भी नहीं होगा। ये 3-4 स्टेट है जहाँ कंफ्यूजन होता है। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन है? यूपी है, जहां से 8 राज्यों से ये गुजरता है। तो कौन कौन राज्य हो गया? तो क्रम से याद रखे तो याद रहता है। हिमाचल प्रदेश होता है, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमा लगी है। टोटल 8 राज्यों से। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1673 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यूटी भी है कितने। यूटी में हो गया आपका दादर नगर हवेली हो गया, फिर इसका पार्ट हो गया, पुडुचेरी का जो पार्ट सब है वो सब भी यहाँ से लगता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं, यहाँ पे मैप रहेगा तो और अच्छे से ये होगा। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। ये भी पूछता है क्वेश्चन। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है।
संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। यांग याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। इसमें जो ये बॉक्स में एक दर्रा दिया हुआ है, इससे भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य से जाता है, तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ नदियों का नाम भी दिया जाता है, जैसे जोजिला का है सिंधु नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है, सतलज में सिपकिला का निर्माण हुआ है, जलेपला तीस्ता नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें इंपॉर्टेंट है काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल भी इंपॉर्टेंट है, बनिहाल, बुर्जिल, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला, जलेपला, बोमडिला, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। यही दीफू दर्रा है जिससे म्यांमार से हमारा, इसी के रास्ते हमारा आना जाना होता है। तुजू दर्रा मणिपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्राय सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ ये लास्ट का 3-4 से क्वेश्चन नहीं बना है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क मार्ग बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। 1A जो है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। जो तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है, और जोड़ता किसको किसको है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन यूपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया जीवित जड़ पुल से। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदीर्घ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, मतलब इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, मतलब पश्चिम से अरब सागर, पूर्व से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण से हिंद महासागर, इसीलिए अर्धचंद्राकार इसको बोल रहा है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेल्या मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहते हैं, एडम्स ब्रिज इसी को कहते हैं। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तमिल लोग बसे हुए हैं जाफना में। तो ये परिचय तो इसका खत्म हो गया। भौतिक स्वरूप स्टार्ट करते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग को उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 3135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% है भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। अब प्रादेशिक विभाजन हिमालय का किया है गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबाई किसका ज्यादा है, किन किन नदियों के मध्य है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है लंबाई इसकी, और सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। इसमें पूछ देगा कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, दर्रा वगैरह सब इससे रिलेटेड पूछा गया है। इससे कुमाई हिमालय जो है 320 किलोमीटर है, ये सतलज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है, काली और तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर में है, और ये तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में इसका विस्तार है। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, और 5वां है समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां तिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के समय में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो जाती है। ये ऐसा इसलिए आकृति है ना, क्योंकि दक्षिण में जो है विंध्यन है, और वो ऊपर की ओर उत्तर की ओर उसका स्थानांतरण हो रहा है, इसी का इसका आकार इस तरह से है।
उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्र में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और केटू या गॉडविन आस्टीन जो 8611 मीटर है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा हो गया हिमाद्री अथवा सर्वोच्च या बृहद हिमालय इसको कहते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जैसे एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट, नामचा वर्मा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, जिसको एमबीटी तो हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, अलग होती है। अब तीसरा हो गया हिमाचल श्रेणी यानी लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में कौन कौन आता है? तो पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, नागटिबा है और महाभारत श्रेणी है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर की घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चरागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है इस अल्पाइन चरागाह को। शिमला, और बहुत अच्छा ये पर्यटक स्थल भी है ये लोग जगह, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में है। नोट में एक पॉइंट दिया है कि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी एमबीटी के द्वारा अलग होता है। शिवालिक अर्थात चौथा हो गया शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय ये उत्पत्ति के दृष्टिकोण से बोल रहा है कि सबसे लास्ट में इसकी उत्पत्ति हुई है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू की घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है और ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली की पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। पश्चिम की ओर कौन निकलती है? तो माही और लूनी नदी निकलती है। पूर्व की ओर बनास निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्पेरल कहते हैं। फिर आया आपको, इसको कोई और नदी भी कहते हैं, याद कोई बता सकता है? नहीं, ध्यान नहीं, हम्म मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं। इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको भी अभी याद नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का। किस नदी को कुछ कहते हैं जो मतलब जमीन में, मतलब जिसका मुहाना कौन सी समुद्र नदी? में ना हो। हाँ, किसे? लूनी नदी एक मतलब उसका मुहाना समुद्र में नहीं है ना, बस बल्कि वहीं पे जो रन ऑफ कच्छ है वहीं पे वो विलुप्त हो जाती है ना। हाँ। हाँ, तो उसको एक वर्ड दिया गया है, वही हम पूछा। अच्छा ठीक है, हम कल बता देंगे देख के एक बार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इसमें चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। कुछ इसका विस्तार बिहार में भी देखा जाता है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ यानी खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है, इसीलिए इसको भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। ऐसे रूढ़ प्रदेश कहाँ पे है? रूढ़ नदी है, और ये कोयला के लिए बहुत फेमस जगह है। जर्मनी में। दामोदर, हाँ जर्मनी में भी है ना रूढ़ प्रदेश मेन। हाँ। हाँ, उसी के नाम पे तो हाँ, पड़ा हुआ। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है रूढ़ प्रदेश। इंडिया का फिर देखते हैं आगे।
सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिम घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिम घाट की बात कर रहा है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर क्या है, बेसाल्ट लावा का निक्षेप है और दक्षिणी सह्याद्री पे ग्रेनाइट और निश चट्टान का बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्चतम शिखर उत्तरी सह्याद्री कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री के कुद्रेमुख है। कालसुबाई की ऊंचाई है 1664 मीटर ऊंचाई है और कुद्रेमुख का 1892 मीटर। और महाबलेश्वर जो है, जो 1438 मीटर है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट जिसको कहते हैं, महाबलेश्वर में ही है। और महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। एक है कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना निकलती है। अब यहाँ देखिए 3 दर्रा है, जो दक्षिण भारत का 3 दर्रा बहुत फेमस है। तो थालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है। और थालघाट में कौन कहाँ से कहाँ गुजरती है तो ये बता रहा है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग थालघाट दर्रा से जाती है। भोरघाट से क्या होगा, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग। और तीसरा है पालघाट, कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर, इडोर रेल मार्ग और सड़क मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है थालघाट की, तो 580 मीटर है। ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। घोड़घाट कितना है, 630 मीटर ऊंचा है और यह मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट कितना है, 305 मीटर। यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, तो घोड़घाट की है। पालघाट 305 मीटर है। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। और सेनकोटा दर्रा किसमें 280 मीटर है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों का बना है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है और यहीं पर ज्यादा सूखा वगैरह पड़ता है। कृषक आत्महत्या की समस्या सबसे ज्यादा यही इसी प्रदेश में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह प्रवृत्ति चट्टानों से बना है। कायांतरित चट्टान लिखना चाहिए, यहाँ प्रवृत्ति चट्टान लिखा है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। यहीं पे कॉफी, भारत में जो अरेबिका, रोबस्टा, ये जो कॉफी पाया जाता है यहीं पे होता है। इसकी खेती यहीं पे होती है, बाबा बुदन की पहाड़ी की। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंडलम इसी पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। इससे तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैला है कार्डेमम की पहाड़ी। पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसे आगे दिया है। तनाई मुड़ी होगा। हाँ, नाईमुडी होगा। और ये दूसरा चोटी है उसके, आपका ये जो ये नीलगिरी पे था, डोडा बेटा। पहली ये 2696 मीटर है और उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर डोडा बेटा की। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई, ऊंचाई 2696 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशा में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची यानी जिसको कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं, उत्तर की ओर अन्नामलई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी।
प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। इस सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। भारत की पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। अब पूर्वी भाग का बात कर रहा है ये। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो होता है उसको कोरोमंडल का तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। यानी सबसे नीचे कोरोमंडल का तट, उसके बाद गोलकुंडा का तट और तीसरा सबसे ऊपर उत्तरी सरकार का तट। ये नदी याद रखना, से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप है, कोलकाता है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई, तूतीकोरिन और इंदौर है। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये जो पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है, विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, कैसा बंदरगाह है? इससे क्वेश्चन पूछा गया प्राकृतिक है। है। हाँ, प्राकृतिक प्राकृतिक बंदरगाह। और पूर्वी तट पर स्थित जो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम तो ये एन्नोर वाला है, हाँ, इंदौर वाला है, चेन्नई। और सबसे गहरा भी विशाखापट्टनम ही है। हाँ, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है, एक पुलिकट है जो चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। समुद्र, यहाँ नोट में लिखा है, लैगून जो होता है समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। यानी ये कैसा पानी होगा? यहाँ लवणीय पानी होगा। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तट का बात कर रहे हैं ये। गुजरात से गोवा का तटीय क्षेत्र कोंकण तट होता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र कैनरा तट, और मंगलोरी से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मड़मा गोवा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरला में, नवासेवा महाराष्ट्र में है। यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है पश्चिमी भाग में? ये जवाहरलाल नेहरू करके नहीं नाम है? वही है, नया मुंबई बस वाला। जिसको बोलते हैं। हाँ। हाँ, और ये किस तरह का बंदरगाह है? कांडला। कांडला का नाम भी चेंज हुआ कांडला है, था कौन सा? वो श्यामा कांडला प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। ज्वारीय और दिख। ये ज्वारीय बंदरगाह। प्राकृतिक भी है और ज्वारीय बंदरगाह भी है। और इसमें और पूछा गया है, जैसे मड़मा गोवा है, वो वहां से एक मतलब लो एस का निर्यात होता है। किस सेक्टर में निर्यात होता है, याद है? नहीं, यहाँ से पाइप तो के द्वारा बिल्कुल लो एस का निर्यात होता है। ईरान वगैरह को निर्यात होता है, अभी भी मतलब यहाँ से निर्यात होता है। ईरान को कि जापान को शायद होता है। नहीं, झारखंड और उड़ीसा से जो होता है ना, वहां से जो फिर डायरेक्ट पारादीप बंदरगाह जाता है, वहां से जो होता है वो जापान को जाता है। यहाँ से जो होता है वो ईरान वगैरह को जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक और प्रकृति है, ये वाला। एक तो आप मुंबई बताए, एक ये वाला क्या कहते हैं, कोचीन वाला है। ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। और मड़मा गोवा भी शायद प्राकृतिक बंदरगाह है ना? हाँ आप जो बोले ना ये एक और है यहाँ पे मुंबई के पास, नावा शेवा करके, वो कृत्रिम है। इधर कम, यहाँ ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह है पश्चिमी तट पे। फिर एक नोट में लिखा है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ये मालाबार तट किन किन राज्यों से हो रहेगा इस पे? मालाबार तट तो केरल से रहता है। हाँ, केरल में, वहीं पे ये कयाल वगैरह पाया जाएगा। ये जो स्थलाकृति है वहीं पाया जाएगा।
भारत में दो द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं और निकोबार में 19 द्वीप है। यह द्वीप वास्तव में समुद्र से डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ से बहुत पूछता है कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल याद है? थोड़ा हाँ याद है। बताइए। बताइए धीरज, 10 डिग्री चैनल किनके बीच है? 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, लोअर अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इससे स्पेसिफिक तो नहीं है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। सही बोल रहे हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान और हाँ। निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, इसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मुरे नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है, क्योंकि गंगा सागर जो था ना वो डूब चुका है ये जलवायु परिवर्तन के कारण। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। फिर देखिए यहाँ पे पूछा, यहाँ पे दिया है 8 डिग्री चैनल किनके बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। लिटिल अंडमान यही कहते हैं। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, 730 मीटर है। ये कहाँ है सैंडल पीक, पता है आपको? किस थी में है, आइलैंड पे है? नहीं। ये आपका सैडल इससे पिक क्वेश्चन है ना? पूछा हुआ। हाँ, ये कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान पे है। नॉर्थ अंडमान। इससे भी क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ लिया भी है नीचे थी में। सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान, 730 मीटर है। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान, ये सबसे तो नहीं पूछा है। माउंट थुलियर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस पे है, तो ग्रेट निकोबार से पे है। ये दोनों से पूछा है, सैंडल पीक और ये सैंडल पीक तो इसकी सबसे ऊंची चोटी ही है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा पड़वाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज का भाग है। राम सेतु भी कहते हैं इसको। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत में बैरन और नारकोदम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोदम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है।
तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी यही है, बैरन आइलैंड है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। ऑन्ट्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहां पर पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। यहाँ पे मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आगे भी दिया होगा शायद। हाँ, यहाँ पे बेसिकली महल भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली भाषा जाती का है तो नहीं ज्यादातर। ध्यान, और वहाँ पे 4 जनजाति है। उस क्या नाम है, क्या क्या नाम है? एक सैम्पन, हाँ नाम भूल गया। वो तो अंडमान में है, जो आप बोल रहे हैं सैम्पन हाँ वगैरह ना। हाँ, ये तो हाँ। लक्षद्वीप की बात हो रही है। यहाँ पे जनजाति नहीं है ज्यादातर, यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अच्छा। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम आज तक पढ़े नहीं है जनजाति यहाँ पे। और एक दो गो होगा तो उतना आइडिया नहीं है मेरे को। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल का एक लिपि है, देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस नोट से, वो भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 22 या 21 में। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। तो पूछा था कि निम्नलिखित में प्रवाल भित्ति से निर्मित कहाँ कहाँ प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है, जबकि शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेष समेकन और संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, जहाँ चूने पर निर्वाह करते हैं, जो चूने पर निर्वाह करते हैं। उसमें एक दो और ऑप्शन दिया था जो मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब भी ऑप्शन में थे। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप, और खंभात की खाड़ी दिया हुआ था वहां पे उदाहरण। उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप जगह है जहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। आज इतना ही करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि कहाँ पे नहीं पाया जाता है प्रवाल भित्ति। आप क्या बोल रही है, फिर से बोलिए। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, कहाँ पे नहीं पाया जाता। हाँ, कहाँ पे नहीं पाया जाता है, बिल्कुल। तो कुछ हम्म, आपके बुक में थोड़ा नया दिया होगा तो आप उसका पीडीएफ मेरे को भेज दीजिएगा। कुछ पॉइंट ऐड किया होगा वो। न्यू वाले में। मेरा नेट वो स्लो हो गया कुछ, था, आप लोग कुछ बात कर रहे थे क्या? हाँ, हम बोल रहे थे ना, आप आज इतना ही समाप्त करते हैं, और ठीक आपके ठीक बुक ठीक में ना ठीक। कुछ नया दिया गया होगा, तो वहां से हम लोग कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा होगा, बहुत कम बचा होगा मिनिमम यहाँ तक। कुछ कुछ ऐड ठीक है। किया होगा। हम्म, फिर कल करते हैं पूरा इसके बाद। ओके।